आज के जो डेली करंट अफेयर्स हैं वो हम 22 मई वाले करेंगे। और हमारे जो टॉपिक्स होंगे, अच्छा मैंने इंटरनेशनल रिलेशन की जो विज़न की मंथली वाली वीडियोस होती है ना, विज़न का मंथली कंपाइलेशन चला रहा है अप्रैल वाला। पॉलिटी हम लोग डाल चुके थे, इंटरनेशनल रिलेशन भी पूरा कर दिया है। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैं इकोनॉमी के मैंने टॉपिक्स देखे थे, उसमें ना कुछ 19 के आसपास टॉपिक्स है इकोनॉमी के। और इकोनॉमी में जनरली लोग बोर जाते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ पहले जो बाकी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं ना, जैसे कल्चर हो गया, सोशल हो गया, एथिक्स हो गया, सिक्योरिटी हो गया, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, पहले वो सारे निपटा देता हूँ। इकोनॉमी को हम लोग लास्ट में कवर कर लेंगे, लेकिन होगा ज़रूर, ठीक है। पिछली बार की तरह मैं इस सीरीज़ को बीच में नहीं छोड़ूंगा। अप्रैल की जो इस इनसाइट वाली जो बीच में छोड़ दी है ना, कुछ लोगों की वो आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं कि उस सीरीज़ को मैंने अधूरा क्यों छोड़ दिया। एक्चुअली बहुत लोगों ने ये भी बोला था कि उसमें कुछ ऑडियो का इशू है, तो मैंने भी सुना, तो मुझे लगा कि हाँ काफ़ी जगह ऑडियो का इशू है और उसको कंटिन्यू रखने से बेटर है कि मैं उसको पूरी की पूरी को दोबारा से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो देखो, तो 2021 के लिए जो टारगेट कर रहे हैं ना, मुरनाल पटेल को आप लोग जानते होंगे, इकोनॉमिक्स सिखाते हैं। उन्होंने कहा था कि एटलीस्ट 2 साल के करंट अफेयर करके जाओ, क्योंकि उन्होंने जो एनालिसिस किया था उसमें 2 साल तक के करंट अफेयर्स आते हैं। तो मैं विज़न के जनवरी 2019 यानी पिछले साल के 2019 से लेकर और जो 2021 का जो एग्ज़ाम होगा उसमें मई तक के सारे मंथली कंपाइलेशंस कवर करूँगा, ठीक है। जनवरी 2019 से लेकर मई 2021 तक। और इस साल यानी कि अभी हम हैं मई के अंदर है, दिसंबर 2020 तक, इसके पीछे के जितने भी जनवरी 2019 से लेके और दिसंबर 2020 तक सारी की सारी वीडियोज़ आपको इसी चैनल के ऊपर मिलती रहा करेंगी। आप बस सब्सक्राइब करके रखो, लोगों को थोड़ा और जोड़ो मेरे साथ, कमेंट करते रहो, मुझे बताते रहो, फीडबैक देते रहो, सही जा रहा हूँ नहीं जा रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन समझ में आ रही है नहीं आ रही है, कुछ डिमांड रखना चाहते हो, कुछ चेंजेस करवाना चाहते हो, कुछ रिड्यूस करना है, कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, मुझे बताते रहो, मैं अकॉर्डिंगली करता चलूँगा, मुझे कोई परेशानी नहीं है। क्योंकि जो लोग सुन रहे हैं उनको ही उनके अकॉर्डिंग मैं काम करूँगा। ऐसा नहीं कि मेरा कोई अपना कोई पैटर्न है, मुझे बताओगे कि वो चीज़ की जा सकती है, वो उसको और बेहतर से करो, तो मैं वो कर दूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग बताते रहो यार मुझे थोड़ा, ठीक है। पीएम उज्ज्वला योजना हमारा पहला टॉपिक है आज का, और उसके बाद एमजी नरेगा और जनरल फाइनेंशियल इशू रूल्स क्या हैं। उड़ीसा अडॉप्ट्स कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सिस्टम, पहले एक बार तमिलनाडु में भी हो चुका है ये वाला, तो अब उड़ीसा में है। फिर जियो टेक्सटाइल्स क्या है, फिर ये व्हाट इज़ क्वारंटीन, नहीं क्वारंटीन नहीं, क्वांटम। एक तो एक क्वारंटीन वर्ड लॉकडाउन ने याद करवा दिया। मोदी जी ने एक तो डिमोनेटाइजेशन सिखा दिया था लोगों को, एक क्वारंटीन सिखा दिया, और लॉकडाउन तो खैर कॉमन है लेकिन फिर भी सिखाई दिया है। तो टेक्सटाइल्स कमेटी क्या होती है, इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अपना ये जो टॉपिक है, पीएम उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री जी की जो उज्ज्वला योजना है ना, अभी इसमें रिसेंटली अपडेट हुआ है क्योंकि रिलीफ पैकेज वगैरह भी आया है ना। तो अब तक सो फार 6.8 करोड़ फ्री के एलपीजी सिलेंडर जो थे वो डिस्ट्रीब्यूट किए जा चुके हैं पीएम उज्ज्वला योजना के अंतर्गत बेनिफिशरीज़ को, ठीक है। 2016 में इसको लॉन्च किया था, यानी कि बीजेपी गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया था। इसका एम क्या था, इसका एम था कि हम लोग एलपीजी कलेक्शन पर जो कनेक्शन है ना, लिक्विड पेट्रोलियम गैस का, जो हमारी गैस का सिलेंडर होता है, वो प्रोवाइड करेंगे गरीब घरों के अंदर, ठीक है। की फीचर क्या है, डिपॉजिट फ्री एलपीजी कनेक्शन है भैया, ठीक है। एलिजिबल हाउस होल्ड वालों को दिया जाएगा, फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी 1600 रुपये की पर कनेक्शन। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी स्कीम है। टारगेट क्या है आपका, टारगेट जो है उसको, टारगेट गेन्ड ट्रैक्शन विद इट्स एम्बिट बीइंग एक्सपेंडेड टू इंक्लूड 80 मिलियन पुअर फैमिलीज फ्रॉम अर्लियर टारगेट ऑफ 50 मिलियन विद एडिशनल एलोकेशन ऑफ 4800 करोड़। सुनो समझो, पहले का टारगेट था 50 मिलियन, अब का नया टारगेट है 80 मिलियन। ट्रैक्शन और एम्बिट का मतलब, एम्बिट बिंग एक्सटेंड मतलब सीमा जो थी ना, उसकी सीमा कितनी थी 50 मिलियन की, उसको और बढ़ा दिया गया है। ट्रैक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ को खींचना, ठीक है। स्कीम गेन ट्रैक्शन, उसमें खिंचाव आया कब, जब हमने टारगेट को 80 मिलियन बना दिया 50 मिलियन से। और इसके लिए कितना एलोकेट किया अमाउंट हम लोगों ने, 4800 करोड़। ओके, अब एलिजिबिलिटी क्या है, क्या हर एक को फ्री एलपीजी कनेक्शन मिल सकता है, जी नहीं, सबको नहीं मिल सकता, कुछ एलिजिबिलिटी है। एक तो आप फीमेल होनी चाहिए हो, आपकी उम्र 18 से बड़ी होनी चाहिए, आगे की होनी चाहिए, भारत देश के नागरिक होने चाहिए हो, ठीक है। आपके पास एक बीपीएल कार्ड होना चाहिए जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन होता है, ठीक है। और बिलो पॉवर्टी लाइन की जो कंडीशन है वो कौन फुलफ़िल करेगा, वो जो है आपकी स्टेट गवर्नमेंट और जो यूनिटी की गवर्नमेंट होती है ना, वो डिसाइड करती है कि आपके जो फैमिली है उसमें बिलो पॉवर्टी का कार्ड मिलना है आपको, नहीं मिलना है।
हाउस होल्ड की जो इनकम होती है वो बीपीएल की जो डिफाइंड लिमिट है उससे ऊपर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। घर में किसी और के नाम पर कोई और एलपीजी कनेक्शन नहीं होना चाहिए, और उस इंसान के जो स्कीम को लेना चाहता है उसके नाम पे सिमिलर सी कोई स्कीम नहीं होनी चाहिए। डिफरेंट स्कीम हो सकती है, सिमिलर स्कीम उसके नाम पे नहीं होनी चाहिए। अब ऑब्जेक्टिव क्या है? एम्पावरिंग वेमेन, नारी सशक्तिकरण, प्रोटेक्टिंग देयर हेल्थ, हेल्थ को बचाएंगे। कैसे हेल्थ बचाएंगे? रिड्यूसिंग सीरियस हजार्ड्स एसोसिएटेड विद कुकिंग बेस्ड ऑन फॉसिल फ्यूल। देखो, जैसे मैं भी जो गांव वाले घर की बात करते हैं तो वहाँ पर भी हमारा क्या हुआ करता है, ईंधन जो होता है ना, खेतों में जो ईंधन वगैरह होता है, जैसे सरसों का जो पेड़ होता है ना, मस्टर्ड का ट्री जो प्लांट होता है, क्रॉप होती है, मस्टर्ड को काटते कैसे, उसका ऊपर का जो बीज होता है ना उसको अलग निकाल देते हैं, नीचे का जो पार्ट रह जाता है ना स्टेम वाला, उसको लोग खेतों में काट के रख लेते हैं हर साल और उसको फिर घर ले आते हैं। उसके अलावा और भी काफ़ी फसलें होती हैं वहाँ पे, जैसे गाँव में सूखे पेड़ वेड़ की लकड़ियाँ काट लिया, उससे चूल्हा जलाया जाता है गाँव में। उसका नुकसान ये होता है, देखो चूल्हे की रोटी तो बहुत स्वादिष्ट बनती है पर नुकसान बहुत होता है, उससे जो धुआं निकल रहा होता है ना कॉन्स्टेंटली, स्पेशली जो औरतें उस खाने को बना रही होती हैं उनको आदत पड़ जाती है, उनको लगता है कि हमारे नुकसान नहीं होगा, लेकिन वो आँखों में जा रहा है, सांस में जा रहा है, ठीक है। आसपास छोटे बच्चे होते हैं, घर में बड़े बूढ़े होते हैं, वो बहुत हज़ार्डियस होता है, बहुत हज़ार्डियस होता है। तो एलपीजी यूज़ करने का ये बेनिफिट होता है कि आपको एक तो उसमें पॉल्यूशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि देखो जो ब्लू फ्लेम होती है, जब भी ब्लू फ्लेम जल रही होती है मतलब समझ जाओ सारे के सारे पार्टिकल जो हैं फुली उसमें उनका वो हो रहा है, फ्लेमेशन हो रहा है। ऑल राइट। रिड्यूसिंग नंबर ऑफ डेथ्स इन इंडिया ड्यू टू अनक्लीन कुकिंग फूल, हाँ वो तो हो ही गया। अब ये बोल रहे हैं एलपीजी क्या होता है, जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन जो उन्होंने दिए हैं, बड़े खूबसूरत क्वेश्चन देते हैं ताकि रिवीजन हो जाए। एलपीजी होती है भैया लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये नेचुरल गैस का एक पार्ट होती है और इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ये काइंड जो अर्थ के अंदर से ही निकलती है। पार्लियामेंट्री कमेटी क्या होती है? मुझे पता नहीं इस टॉपिक में क्यों दिया है, क्योंकि ऊपर तो कुछ डिस्कशन किया नहीं। मे बी फंड वगैरह एलोकेट करने वाली पार्लियामेंट्री कमेटी होगी। देखो, पार्लियामेंट का सेशन चलता है, पार्लियामेंट में क्या होता है, आप कानून बनाते हो बैठ के। उस बिल्डिंग में इतने सारे एमपीज़ होते हैं, उनका काम क्या है? उनका काम है कानून बनाना देश के लिए, देश की व्यवस्था को बनाए रखना। अब वो लोग जो काम करते हैं उस सारे काम के लिए के अलावा, डिबेट और डिस्कशन के अलावा बहुत सारे काम हो रहे होते हैं। कोई बिल वगैरह का वेरिफिकेशन करना है, कितना पैसा कहाँ पे जा रहा है वो देखना है, कोई रिपोर्टिंग वगैरह करनी पड़ी तो उनके लिए कमेटीज़ बनाते हैं। कमेटी का मतलब कुछ लोगों को इकट्ठा करेंगे, उनको एक काम असाइन कर देंगे, ठीक है। तो कमेटी दो टाइप की होती हैं वहाँ पर पार्लियामेंट में, एक होती है स्टैंडिंग कमेटी, एक होती है एड हॉक कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी का मतलब होता है परमानेंट कमेटी, ये बना दी तो बनी रहेगी, इनका एक काम हमने डिफाइन कर दिया, भाई साहब आपको ये काम करना है, आप हमेशा यही काम करते रहेंगे, दैट्स इट। एक होती है एड हॉक कमेटी कि यार इस पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए कुछ लोगों की ज़रूरत है, लेकिन ऐसी कोई कमेटी तो है नहीं, तो चलो एक काम करते हैं, टेम्परेरी कमेटी बना देते हैं। तो एड हॉक मतलब टेम्परेरी, जब उसका वो काम खत्म होगा तो कमेटी को डिसॉल्व कर दिया जाएगा। स्टैंडिंग में ऐसा नहीं होता। स्टैंडिंग का काम क्या है कि पता है कि ये वाला काम दोबारा आएगा तो ये कमेटी फिक्स है। ये होती है पार्लियामेंट्री कमेटी। जैसे आप लोगों ने सुना होगा पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है, एक एस्टीमेट्स कमेटी होती है, ठीक है, ये फाइनेंशियल कमेटीज़ होती है मेजर मेजर। तो ये होती है हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी। टारगेट और गोल क्या है इस स्कीम के? टारगेट तो हमने बता ही दिया आपको, ये ऊपर वाला 80 मिलियन पहुंचना है हम लोगों को, ठीक है। और गोल क्या है हमारा, एम क्या है? गैस कनेक्शन देने हैं पुअर हाउस होल्ड्स को, प्लस में ऑब्जेक्टिव्स, ये भी हमारे गोल है, ये हमने जस्ट अभी अभी आपको बताए हैं। नीचे वाला क्या है? नीचे पूछ रहा है भैया स्टेट्स और यूटीज़ बताओ जो कैरोसिन फ्री बन चुके हैं इस स्कीम के अंडर। तो भैया 3 हमारे स्टेट्स हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा आप, हरियाणा, पंजाब और आंध्र प्रदेश कैरोसिन फ्री हो चुके हैं इस स्कीम के अंडर। प्लस में यूटी की अगर हम बात करते हैं तो भैया आप नोट डाउन कर लीजिए, ये क्या कहते हैं, दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार और दमन एंड दिऊ, दादर एंड नागर हवेली, ये पूरी की पूरी एक बन चुकी है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ये हैं जो अब तक के हमारे कैरोसिन फ्री हो चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। सुनते ही रहते हो, ये काफ़ी पॉपुलर स्कीम है इंडिया की, 2006 से चलती आ रही है ये और महात्मा गांधी जी के नाम के ऊपर है और लेबर से कनेक्टेड है, ठीक है। तो आ ही सकती है, मतलब आई भी बहुत बार एग्ज़ाम में, लगभग इंडिया के हर एग्ज़ाम में जिसमें जनरल साइंस की बात की जाती है इस स्कीम का कुछ ना कुछ पूछा ही जाता है। यूपीएससी में तो कहीं तो पूछ ही ली जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा या तो प्रीलिम्स में कहीं घुमा फिरा के दे देंगे कुछ, ठीक है, या फिर कहीं ना कहीं मेंस में ऐसा कोई क्वेश्चन होगा जिसमें कहीं ना कहीं आपको यूज़ करना होगा इसके बारे में, या फिर इंटरव्यू में कहीं कुछ ऐसा सवाल भिड़ तोड़ के आ ही जाता। तो ये पूरी स्कीम के बारे में आपको पता होना चाहिए। एकदम सिंपल भाषा में बात करेंगे, पहले ऊपर की कहानी जान लो।
मनरेगा एक ऐसी स्कीम है जिसमें भारत सरकार जो गरीब मज़दूर लोग होते हैं ना, उनको 100 दिन का गारंटी के साथ कि भैया आपको 100 दिन का काम हम देंगे, हम आपसे काम करवाएंगे और आपको पर डे के हिसाब से इतना इतना रुपये मिलेगा। पर डे का जो पैसा होता है वो स्टेट गवर्नमेंट वगैरह डिसाइड करती है। जैसे हरियाणा में 309 रुपये पर डे मिल रहे हैं आज की डेट में, ठीक है। और मध्य प्रदेश की आप बात करें तो आई थिंक 190 रुपये पर डे मिलते हैं। इसके अलावा जो जिस एरिया में मैं रहता हूँ वहाँ पर जो डेली मनरेगा के अलावा जो मज़दूर होता है वो दिन में 400 रुपये कमा लेता है। कुछ 5 सुबह के 8 बजे इस काम स्टार्ट करते हैं, शाम को 5 बजे तक का काम होता है इन लोगों का। ये एक जनरल सा रूल है लोगों का काम, मज़दूरों को काम करने का, ठीक है। ये 8 घंटे ही काम करते हैं, उसमें बीच में रेस्ट वगैरह होता है। तो सरकार ने बोला कि भैया गरीब लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है, तो हम लोग ये काम करते हैं, इनके लिए रूल कर देते हैं। हम इनको काम भी ढूंढ के देंगे, इनसे काम करवा लेंगे, उनको पैसा भी मिल जाएगा, इनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, सरकार का काम हो जाएगा, सिटीजन्स को उसका बेनिफिट मिल जाएगा। तीनों चीज़ें सेट हो जाती हैं, ठीक है। तो मनरेगा निकल के आया था। इंडिया ने फ़िलहाल 170 करोड़ रुपए डिसबर्स किए, यानी कि पास कर दिए हैं मनरेगा के वर्कर्स के लिए। ये जो अमाउंट है ये इनमें बांटा जाएगा बेनिफिशरीज़ में, किसके थ्रू? डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज। अब मनरेगा के बारे में जानते हैं। ये स्कीम जो एक सोशल मेजर की तरह आई थी, ठीक है। गारंटी क्या करती है? राइट टू वर्क। अब राइट टू वर्क कहाँ आता है? आर्टिकल 41 में। अब देखो 41 है, यानी कि 35 से 51 के बारे में बात की जा रही है। जस्ट अ सेकेंड, मैं अपने फ़ोन को उस पर एयरप्लेन मोड पे डालना भूल गया, डाल देता हूँ अभी, कोई दिक्कत नहीं है, सबके सामने डाल देते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, तो आर्टिकल 41 में आता, तो अब 41 कहाँ पे आएगा? 35 से 51 के बीच में, यानी कि टीपीएसपी की बात की जा रही है, डायरेक्ट टू प्रिंसिपल की। तो ये एक इंस्ट्रक्शन है, राइट टू वर्क काइंड ऑफ डायरेक्टिव है, प्रिंसिपल है, स्टेट के वेलफेयर के लिए है। इसका मतलब क्या हो गया? ये अनएनफोर्सेबल है, ठीक है। आप यूज़ कर सकते हो लेकिन आप एनफोर्स नहीं कर सकते राइट टू वर्क कि भाई सरकार मुझे काम दे ही दे। एनफोर्सेबल नहीं है, लेकिन आप डिमांड जरूर रख सकते हो कि प्लीज़ हमें काम दो, रिक्वेस्ट कर सकते हो, बिल्कुल गवर्नमेंट करेगी आपके वेलफेयर के लिए, गवर्नमेंट सबके वेलफेयर के लिए। तो ये राइट टू वर्क के अंडर आता है। की टेनेट का मतलब सिद्धांत क्या है इस ऑफ दिस सोशल मेजर, इस लॉ का, ये लेबर लॉ और लेबर लॉज का, कि जो लोकल गवर्नमेंट है उनको लीगली, कानूनी तौर पर कम से कम 100 दिन का वेज एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो मेहनताना होता है, दिहाड़ी वगैरह होती है, वो देनी पड़ेगी। रूरल इंडिया के अंदर होगा, उनकी क्वालिटी लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए। करेक्ट। अब इसके की ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। जनरेशन ऑफ पेड रूरल एम्प्लॉयमेंट ऑफ नॉट लेस देन 100 डेज ऑफ ईच वर्कर हु वॉलंटियर्स फॉर अनस्किल्ड लेबर। देखो टर्म्स को ध्यान दो, मेंस प्रीलिम्स के क्वेश्चन ना ऑप्शन में ऐसे कन्फ्यूजन डाल देंगे, स्किल्ड लेबर लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। और वॉलंटियर की जगह बोल देंगे कि फोर्सफुली इनको बुलाया जाए। पहली बात तो आपको अनस्किल्ड लेबर होना चाहिए, यानी कि देखो स्किलफुल में क्या हो गया, आपने बुद्धि का इस्तेमाल ज़्यादा किया है। अनस्किल्ड में क्या है कि बुद्धि का इस्तेमाल कम होता है उस काम में, शारीरिक मेहनतना ज़्यादा होता है। दूसरी बात, वॉलेंटियर करना है आपको भैया, सरकार आपको ज़बरदस्ती काम नहीं करवाएगी, आपसे फोर्स नहीं करेगी आपको काम करने को। आप आइए, आप बोलिए मुझे काम की ज़रूरत है, सरकार आपको काम देगी। ये ऐसे होता है। प्रोएक्टिवली यूजिंग, यार मैं कभी कभी ना ऐसे जल्दी जल्दी घुमा देता हूँ, थोड़ा थोड़ा इग्नोर कर दिया करो। एक्चुअली ना सिर्फ मोबाइल पे काम होता है सारा का सारा, लैपटॉप वगैरह है नहीं, तो ये चीज़ें थोड़ी बीच बीच में एक्सेप्ट करके चला करो। प्रोएक्टिवली एंश्योरिंग सोशल इंक्लूजन बाय स्ट्रेंथनिंग लाइवलीहुड्स बेस ऑफ रूरल पुअर। सोशल लाइफ इम्प्रूव करना चाहते हैं, इंक्लूजन हो जाएगा। स्ट्रेंथनिंग लाइवलीहुड, सिंपल सा पॉइंट है, समझ गए होगे आप। क्रिएशन ऑफ ड्यूरेबल एसेट्स इन रूरल एरिया सच एज वेल, पॉन्ड्स, रोड्स एंड कैनाल्स। अब इनसे काम क्या कराओगे भैया? मजदूर लोग हैं, क्या काम करेंगे? कुआं खोद देंगे आपका, तालाब खोद देंगे, सड़कें बनाने में मदद कर देंगे, कैनाल बनाने में, कैनाल मतलब नहर, ठीक है। अब एक चीज़ और देखो, एक क्रिटिसिज्म आया था मनरेगा के बारे में कि लोगों को जब 100% वेज एम्प्लॉयमेंट देना है यार, जिसने रजिस्टर करवा दिया मनरेगा के अंडर, सुनने में ऐसा आया था कि सरकार इनको पैसे देने के लिए खाली गड्ढे खुदवा रही है, एक जगह से खुदवा रही है, दूसरी जगह पे गड्ढे में रेत गिरवा रही है। इस तरह की हालत भी होगी, तो यानी कि मिसयूज़ भी हुआ था इस स्कीम का, क्योंकि गवर्नमेंट को तो देना ही था इनको एम्प्लॉयमेंट, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है रिड्यूस अर्बन माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरिया। देखो कोविड-19 के पैंडमिक के दौरान समझ में आ गया कंट्री को, हम लोगों की जो लेबर हैंडलिंग, जो हमारी मैनेजमेंट कितनी बेकार है। हमारे माइग्रेंट लेबर्स हैं, स्पेशली जो नॉर्थ स्टेट्स हैं, अदर स्टेट, यूपी है, बिहार है, झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, जनरली इन 4-5 स्टेट्स, हरियाणा भी है कुछ पार्ट, हर एक स्टेट से कुछ ना कुछ होता है, लेकिन इन स्टेट में थोड़ा ज़्यादा है। यहाँ के जो लोग हैं वो ना जाने कहाँ कहाँ गए हुए हैं,
काम करने के लिए। अब सबको लौटना पड़ रहा है, तो सरकार ने मनरेगा इसलिए लेके आया था कि भैया जब आपको मनरेगा के थ्रू आपके गाँव वगैरह में ही काम मिल जाएगा तो आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव ये है, जस्टिफाई हुआ है, इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। क्रिएट करें रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बाय यूजिंग अनटैप्ड रूरल लेबर। अनटैप्ड का मतलब क्या होता है? अनटैप्ड का मतलब होता है ऐसी चीज़ को जिसको अभी तक इस्तेमाल ही ना किया गया हो, टैप ही ना किया गया हो, टच ही ना किया गया हो, छुआ ही ना गया हो, यूज़ ही ना किया गया हो, वो होता है अनटैप्ड। वहाँ पर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें हम लोग। फॉलोइंग, अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या है भाई, आपको किस स्कीम, किस एलिजिबिलिटी क्या है, आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए कि आप मनरेगा का जॉब कार्ड ले लोगे? तो मन ये होना चाहिए, एक तो आप भारत के सिटीजन होना चाहिए, भारत के नागरिक हो। पाकिस्तानी हो तो भैया आपको मनरेगा में तो नहीं मिलेगा, ठीक है। जॉब सीकर आप 18 साल के होने चाहिए, 18 से नीचे होगा, मनरेगा आपको काम नहीं देगा, आप वैसे काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मस्ट बी पार्ट ऑफ लोकल हाउस होल्ड, यानी कि क्योंकि एप्लीकेशन जो है आपकी वो ग्राम पंचायत में जाएगी, तो आप लोकल हाउस होल्ड के ही होने चाहिए हो। फिर एप्लीकेशन मस्ट वॉलेंटियर फॉर वॉलेंटियर करना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा कि मुझे जॉब की ज़रूरत है, मुझे काम दो, पैसा दो। सरकार आपको फोर्स नहीं करेगी, ज़बरदस्ती मजदूरों की तरह उठाएगी, स्लेवरी नहीं करेगी गवर्नमेंट आपकी। अब की फैक्ट्स क्या हैं इसके? हैंडलिंग कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट करती है हैंडलिंग। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इसकी मॉनिटरिंग करती है एंटायर इम्प्लीमेंटेशन की, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इसकी पूरी मॉनिटरिंग करती है। किसके साथ मिलके? हर एक स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके काम करती है मिनिस्ट्री। Individual beneficiary oriented works can be taken up on the cards of scheduled caste and scheduled tribes, small or marginal farmers, or beneficiaries of land reforms, or beneficiaries under the Indira Awas Yojana of the Government of India. इंडिविजुअली बेनिफिशरी ओरिएंटेड वर्क्स जो हो सकते हैं वो भी लिए जा सकते हैं किसके कार्ड के ऊपर? स्केड्यूल्ड कास्ट का कार्ड हो गया या फिर स्केड्यूल्ड ट्राइब का, ठीक है। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर, छोटे और जो मार्जिनल तो मतलब एकदम सीमा के पास जो होते हैं, यानी कि गरीबी की सीमा के पास जो होते हैं, या फिर जो कि ये इंदिरा आवास योजना के जो बेनिफिशरीज़ वगैरह हैं लेने वाले हैं, वो सब भी इसका इंडिविजुअली बेनिफिट ले सकते हैं। 15 दिन के अंदर जब आप सबमिट कर दोगे अपनी एप्लीकेशन ग्राम पंचायत के अंदर कि भैया मेरे को ऐसे ऐसे काम चाहिए, मुझे 100 दिन वाला मनरेगा का काम दिलवा दो, 15 दिन के अंदर अंदर आपको कोई ना कोई काम का नोटिस मिल जाएगा। Right to get unemployment allowance in case employment is not provided within 15 days of submitting the application from the date when the work is sought. अगर आपको 15 दिन के अंदर काम नहीं मिला तो जब आपने जॉब कार्ड जो था अप्लाई किया था जिस डेट को, उसके बाद आपको फिर अलाउंस मिलना स्टार्ट हो जाएगा, बेशक आपको काम ना मिला हो। ये सरकार ने वादा किया हुआ है। सोशल ऑडिट, ऑडिटिंग किसकी करती है भैया? ऑडिट करते हैं ये अपने सीए लोग जो होते हैं, यानी कि जांच पड़ताल करते हैं सारे खाते की, बैलेंस शीट देखते हैं कितना पैसा आया, कहाँ कहाँ खर्च किया, बिल असली है नकली है, धांधलीबाजी तो नहीं की है। तो सोशल ऑडिट भी होगा मनरेगा का, क्यों? और मैंडेटरी भी है, क्यों? अकाउंटेबिलिटी मेंटेन रहे, ट्रांसपेरेंसी रहेगी, कोई धांधलीबाजी नहीं कर रहा है भैया, बीच में कोई पैसा खा तो नहीं रहा है। ग्राम सभा जो है प्रिंसिपल फोरम है वेज सीकर्स का, ठीक है, जो इनकी वॉइस को रेज़ करेगा, इनकी डिमांड को सुनेगा। डिमांड तो होती है, देखो कभी एक बहुत बेसिक डिमांड हो सकती है किसी लेबर की, वो क्या होगी कि भैया पैसे दे दो, लेकिन उसके अलावा भी डिमांड्स होती है, हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, वर्किंग कंडीशंस की बात की जा सकती है। तो ये सारी शिकायतें लेके कहाँ पे जाएंगे? वो अपनी ग्राम सभा के पास जाएंगे। It is the Gram Sabha and the Gram Panchayat which approve the shelf of the work under मनरेगा and fix their priority. प्रायोरिटी फिक्स करना है भाई, ग्रुप्स में कोई काम आ गया, एक साथ मल्टीपल काम आ गया, किसको कहाँ भेजना है, ये सब कौन करेगा? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत। ग्राम सभा का मेजर काम क्या होगा? डिटरमाइन करेगी ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ऑफ वर्क, पहले कौन सा काम करवाना है, किन से करवाना है, किस ग्रुप के लोगों को भेजना है, क्या कोई काम जो फीमेल्स अच्छे से कर पाएंगे उनको देना है, बहुत हैवी वर्क है मेल्स को दे देना है, फीमेल्स को भी देना है, उस टाइप की चीज़ें कौन डिसाइड करेगा? ग्राम सभा डिसाइड करेगा, ठीक है। मॉनिटर करेगा एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क्स विद इन द ग्राम पंचायत। ग्राम सभा किसके ऊपर ध्यान रखेगा? ग्राम सभा पंचायत के ऊपर। ग्राम सभा ध्यान रखेगा ग्राम पंचायत के ऊपर। ग्राम पंचायत क्या करेगी? ग्राम पंचायत थोड़ा करेगी और नीचे का काम, ग्राउंड लेवल पे काम, एप्लीकेशन रिसीव करना, वेरीफाई करना, उनके हाउस होल्ड को देखना, उनको जॉब कार्ड इशू करना, उनकी एप्लीकेशन रिसीव करना काम के लिए, उनको डेट रिसिप्ट वगैरह बताना, ठीक है, उनको 15 दिन के अंदर काम देना, ठीक है, और काम नहीं मिल रहा तो उनको एडवांस में पेमेंट वगैरह करवाना, उनके प्लानिंग ऑफ वर्क वगैरह की आइडेंटिफिकेशन, शेल्फ जो है प्रोजेक्ट के इंक्लूडिंग डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ देयर प्रायोरिटी, ये सारे काम करेगी हमारी ग्राम पंचायत।
अब स्टेट गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रह जाती है मनरेगा के अंदर? स्टेट गवर्नमेंट जो है वो रूल्स बनाती है किस चीज़ के, सेक्शन किसके अंडर, सेक्शन 32 ऑफ एक्ट 2 डेवलप करती है, एक रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो है ना स्टेट के लिए, वो डेवलप करके नोटिफाई करती है। SEGC स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी, सी से क्या बनेगा, काउंसिल कमेटी होगा, हाँ, ये सेटअप करती है स्टेट गवर्नमेंट। और स्टेट लेवल का भी मनरेगा जो इम्प्लीमेंटेशन वगैरह है स्टेट लेवल के ऊपर, वो भी ये स्टेट गवर्नमेंट करती हैगी। स्टेट के ऊपर मनरेगा के सोशल ऑडिट वगैरह, सोशल ऑडिट वही मैंने आपको बताया ना, सारा पैसे का हिसाब किताब रखने वाला, उसकी जांच पड़ताल करना, वेरिफिकेशन करना, ये भी स्टेट गवर्नमेंट किसके थ्रू करती है? डायरेक्टरेट विद एडिक्वेट नंबर ऑफ पीपल, जिनको मनरेगा के प्रोसेस के बारे में जानकारी हो। और एक स्पेशल एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड, स्पेशल एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड, ये भी एस्टेब्लिश कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट। अंडर मनरेगा व्हाट आर द रोल ऑफ ग्राम सभा, अभी ऊपर पड़ा है, ग्राम पंचायत अभी पड़ा है, स्टेट का अभी पड़ा है, स्टेट फूड कमीशन अभी पड़ा है, सेंटर का, सारे के सारे अभी पड़े हैं, सबका वही काम है, रजिस्ट्रेशन कराना, पैसा पहुंचाना, कमेटी सेटअप करना, ऑडिटिंग करना। अब जॉब कार्ड्स कौन होते हैं, इशू कौन करता है? ये देखो, अभी जॉब कार्ड वही होता है ना इनका, रजिस्ट्रेशन कार्ड, जब जाओगे तो इनको एक कार्ड मिल जाता है कि भैया इस डेट को रजिस्टर करवाया है, इतने दिनों को काम देना है, इस वगैरह पे इसका ये नाम पता हुआ है, वो जॉब कार्ड होता है। इशू कौन करता है? ये देखो, ग्राम पंचायत। कौन इशू करता है जॉब कार्ड? ग्राम पंचायत। हु सेट्स अप SEGF, अभी तो पढ़ा, स्टेट गवर्नमेंट है वो SEGF को सेटअप करती है। स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड हो गया ना। हाँ, वेज एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? वेज मतलब मेहनताना, दिहाड़ी वगैरह जो होती है, उसी के बेसिस पे आपको, यानी कि वेज एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है डेली काम करो, डेली का हिसाब से पैसा ले लो, उसे वेज एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। और हु कंडक्ट सोशल ऑडिट, सोशल ऑडिट एक कमेटी, एक डायरेक्टरेट वगैरह करता है, जिनको मनरेगा के प्रोसेस के बारे में जानकारी होती है, उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है ऑडिटिंग की। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जनरल फाइनेंस रूल। अगर मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करूँ तो जनरल का मतलब आम, फाइनेंस मतलब वित्तीय, रूल्स मतलब नियम, आम वित्तीय नियम, नहीं कुछ बना नहीं अच्छा सा, चलो पढ़ते हैं। गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन दी है, अमेंडमेंट की है जनरल फाइनेंस रूल्स के अंदर, जहाँ पर उन्होंने ये बोला है कि भैया गुड्स और सर्विसेज जिसकी कीमत 200 रुपये से कम होगी वो डोमेस्टिक फर्म से ही लिए जाएंगे सरकारी काम के लिए, ताकि MSMEs को बेनिफिट हो। कोविड-19 के दौरान गवर्नमेंट ने एक रिलीफ पैकेज के अंदर ये बात बताई है, ठीक है। इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा? यार देखो, सीधी सी बात है, गवर्नमेंट के ना बहुत सारे टेंडर वगैरह निकल रहे होते हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है, बिडिंग करवाती है, तो उसमें बहुत बार ऐसा होता है फॉरेन कंट्रीज़ वगैरह जो होती है ना, वो सस्ते में गवर्नमेंट को काम कर देती हैं और अच्छा काम करके दे देती हैं, तो वो काम ले जाती हैं। तो गवर्नमेंट ने एक नया रूल बनाया है, इसके अंदर अमेंडमेंट किया है और ये बोला है कि 200 करोड़ से कम का कोई प्रोजेक्ट होगा ना, वो हम फॉरेन वालों को नहीं देंगे, वो हम इंडिया वालों को ही देंगे। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया था आत्मनिर्भर भारत पैकेज, सेल्फ रिलायंट भारत पैकेज। हम इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, इंपोर्ट को कम करने की कोशिश करेंगे। MSMEs की डेफिनेशन भी चेंज की थी मैंने, आज कल वाले न्यूज़ के अंदर मैंने बहुत सारा एक्सप्लेन किया MSME वगैरह का। बाकी जो 5 ट्रांच आए थे रिलीफ पैकेज के, वो सारे के सारे एक्सप्लेन कर दिए थे। लास्ट के 2 थे वो मैंने एक न्यूज़ में बोला था कि उसको हम पोस्टपोन करते हैं, मेन जो पूरा मंथली आएगा एक साथ उसमें करेंगे। तो ये जनरल फाइनेंस रूल जो होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कि डील्स करते हैं किसके साथ? पब्लिक फाइनेंस के साथ। पहली बार ये इशू किए गए थे 1947 के अंदर, और जब पहली बार सारे एग्जिस्टिंग ऑर्डर थे उन सबको एक साथ लेके आए थे, और ये फाइनेंशियल मैटर्स के ऊपर होते हैं। जनरल रूल्स जो होते हैं वो मिनिस्ट्रीज़, डिपार्टमेंट और बाकी जो प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स वगैरह का होता है, जो भी डिपार्टमेंट होता है, उन सब के ऊपर लागू होते हैं। अगली हमारी खबर है, ओडिशा अडॉप्ट्स कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सिस्टम। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सिस्टम क्या होता है? सिंपल भाषा में समझो, कोई स्पॉन्सर आएगा, सपोज़ कर लेते हैं कि रिलायंस आता है, रिलायंस का रिलायंस मार्ट चलता है ना, जहाँ पे वो सुपर मार्केट होता है। रिलायंस आता है एक फार्मर के पास और वो बोलता है कि भैया देखो, मुझे 1 टन के आसपास, क्विंटल होता है 100 किलो, 1 टन होता है 1000 किलो, 1 टन के आसपास मुझे टमाटोज़ चाहिए होंगे तुमसे। मैं उसका प्राइस तुमको अभी फ़िक्स कर देता हूँ और तुम ये प्राइस मुझे इस सीज़न के बाद इतना दे देना। ये होती है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। आपने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, एक एग्जांपल मैंने आपको दिया है ये, ठीक है। तो ओडिशा ने भी इस प्लान को भी स्टार्ट किया है, पहले एक बार तमिलनाडु भी इसको कर चुका है। हालांकि ये बहुत पहले से प्लान में है, तो 2000 से ये चीज़ चलती आ रही है।
ठीक है। ओडिशा ने एक ऑर्डिनेंस पास किया था। प्रोमलगेट करने का मतलब मैंने आपको बताया हुआ है, फॉर्मली किसी चीज़ की अनाउंसमेंट करना, घोषणा करना, उसको बोलते हैं प्रोमलगेट करना। ऑर्डिनेंस क्या होता है? ऑर्डिनेंस होता है कि जब आपका पार्लियामेंट या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली वगैरह सेशन में नहीं है और आपको कोई एक्ट पास करना है तो आप एक ऑर्डिनेंस पास करते हो। स्टेट में आप किसकी परमिशन से करोगे? गवर्नर की परमिशन से। लेकिन उसकी वैलिडिटी सिर्फ 6 मंथ्स की होती है। 6 मंथ्स के बाद जब आपके पार्लियामेंट का सेशन होता है या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली का स्टेट लेवल पे, तो फिर आपको वो उसमें पास कराना पड़ता है विदिन 6 वीक्स। और 6 वीक्स के अगर अंदर आप उसको पास नहीं करा सकते तो फिर वो रद्द हो जाता है सिर्फ। और इसकी सिर्फ 6 मंथ्स रहेगा, उसके बाद आपको उसको एक्ट बनाना पड़ेगा। और पार्लियामेंट के 2 सेशन के अंदर मिनिमम जो गैप होता है वो 6 महीने का होता है। तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने किया ताकि इससे क्या हो, फार्मर्स वगैरह को इन्वेस्टमेंट वगैरह का फ़ायदा हो जाए, क्योंकि पैंडमिक के दौरान बहुत रेस्टलेसनेस क्रिएट हो चुकी है, अनसर्टेनिटी। सिग्निफिकेंस क्या है? इससे क्या होगा कि फार्मर और स्पॉन्सर दोनों को ही एक म्यूचुअल बेनिफिशियल और एफिशिएंट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सिस्टम डेवलप करने का मौका मिलेगा। जो नया सिस्टम है इम्प्रूव करेगा प्रोडक्शन को, मार्केटिंग को, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की, लाइफ स्टॉक मतलब पशुपालन, मवेशी वगैरह, गाय भैंस जो रखते हैं उन सब को भी। तो ये कॉन्ट्रैक्ट देखो, ये जो लाइफ स्टॉक होता है ना, फार्मिंग के अंदर ही आता है, एग्रीकल्चर का ही पार्ट होता है ये। इस ऑर्डिनेंस के हाइलाइट्स क्या हैं ये थोड़ा जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। पार्टिसिपेंट्स, जो ये एग्रीमेंट होगा ये 2 लोगों के बीच में होगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का स्पॉन्सर होगा और एक वैल्यू चेन प्रोड्यूसर होगा जो प्रोडक्शन करेगा, स्पेशली जो फार्मर ही होते हैं। रिकवरी, जो लोन्स और एडवांस जो दिए जाएंगे स्पॉन्सर के द्वारा प्रोड्यूसर को, वो सेल का जो प्रोड्यूस होगा उसी से रिकवरी कर सकते हैं। और किसी भी तरीके का मॉर्टेज, लीज ऑफ लैंड वगैरह इन सब के मामले में वो रिकवरी नहीं हो सकती। मॉर्टेज क्या होता है? वो लोन वगैरह जो होता है जो आप घर बनाने के लिए लेते हो ना, जो पैसा आप घर बनाने के लिए लेते हो। लैंड के राइट्स आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, कोई भी टाइटल राइट या ओनरशिप पोजेशन जो लैंड की है प्रीमाइसेस की। अदर सच प्रॉपर्टी विल बी ट्रांसफर्ड और एलिएनेटेड और वेस्ट इन द स्पॉन्सर और इट्स सक्सेसर और इट्स एजेंट। ये सब नहीं किया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एंड सर्विसेज कमेटी, इसको रिव्यू करने के लिए, परफॉर्मेंस वगैरह को इसमें सजेशन देने के लिए सरकार एक कमेटी बनाएगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होता क्या है जो मैंने आपको समझा दिया है, इन्होंने वही बात लिखी हुई है, समझ गए तो बात ख़त्म है। पर जो इंग्लिश में लिखा है वो आप खुद ही रीड कर लो एक बारी। चलो मैं कर ही देता हूँ। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टेक्चुअल फार्मिंग रेफर करता है एक सिस्टम ऑफ फार्मिंग को, इनमें जिसमें बल्क परचेज़ की जाती है, जिसमें एग्रो प्रोसेसिंग और एक्सपोर्टिंग ट्रेडिंग यूनिट्स वगैरह होते हैं। परचेज़ करते हैं क्या? स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटी। कमोडिटी मतलब जिस चीज़ की कोई क्वालिटी वैल्यू होती है, प्री एग्रीड प्राइस के ऊपर पहले ही एक प्राइस फिक्स कर लेते हैं, उसी के ऊपर डील करते हैं। इंडिया में रेगुलेट कौन करता है इसको? इंडिया का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता है 1872 का, उसके अंडर रेगुलेट किया जाता है। फिर मॉडल एपीएमसी क्या है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट 2003 का। ये क्या करता है? ये स्पेशल प्रोविजंस देता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए और कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करने की बात करता है कि जो कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मर के स्पॉन्सर ना, ताकि कोई डिस्प्यूट वगैरह सेटलमेंट करना हो, और ये सारे काम भी एपीएमसी करता है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो है वो एक ड्राफ्ट के साथ आया था, ड्राफ्ट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट 2018 में। इसके अंदर क्या होता है? एक रेगुलेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाना होता है। पॉलिसी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मतलब एक कमेटी बनाएंगे, बॉडी बनाएंगे जो सारे इनके ऊपर कानून वगैरह बनाएगी, जिसके अकॉर्डिंगली स्टेट वगैरह जो है इस पर काम करेंगे। एपीएमसी क्या है? ये रेगुलेट कैसे किए जाते हैं? एपीएमसी हमने आपको ऊपर बता दिया, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट होता है। ये जनरली क्या करता है ना, एक तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होता है इसका, ठीक है, रेगुलेशन के अंदर ये रेगुलेट कैसे करते हैं कि देखो कोई भी किसान वगैरह होता है ना, उसको अनाज वगैरह बेचना होता है तो ये जगह जगह सिटी के अंदर मंडीज़ लगवा देते हैं। अब मंडीज़ वगैरह के अंदर प्राइस वगैरह होता है वो सब सेम ही होता है, रखा जाता है। और ये परमिशन दिलवाते हैं कि कोई इंडिविजुअल अपनी मंडी लगाना चाहे वो भी लगा सकता है, ताकि प्रोक्योरमेंट ईजिली हो सके, जो अनाज वगैरह का बेचना है, लेन देन है, वो बहुत ईजिली हो सके। मार्केट में प्राइस वगैरह को सेटल करके रखना, इन सब चीज़ों का काम करता है। एग्रीकल्चर अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें, देखो एग्रीकल्चर हमारा एक टर्सरी सेक्टर में आता है, जीडीपी के अंदर इसका बहुत लार्ज कंट्रीब्यूशन है, और ये स्टेट लिस्ट के अंदर आता है, ये आपको पता होना चाहिए। यूनियन लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है, कॉन्करेंट लिस्ट होती है, तीनों की लिस्ट को एक बार रीड करके जरूर जाना एग्जाम से पहले। एग्जैक्टली याद नहीं होनी चाहिए, लेकिन बहुत बेसिक आइडिया होना चाहिए किस टाइप का टॉपिक सेंटर के पास है, किस टाइप का गवर्नमेंट स्टेट के पास है, और कौन सा ऐसा टॉपिक है जो दोनों के पास कॉमन है, ये आपको पता होना चाहिए। ओवरव्यू क्या है मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट का? ओवरव्यू मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट का यही है भैया, ये जो लाइन है ना लास्ट की, बस यही है। ऑर्डिनेंस क्या होता है मैंने आपको बता दिया है कि एक बिल वगैरह पास करना होता है, जब पार्लियामेंट या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली सेशन में नहीं होती है तो उसको आप गवर्नर स्टेट लेवल पे और प्रेसिडेंट सेंटर लेवल पे, उनके थ्रू आप परमिशन से आप एक एक्ट पास कर देते हो। इसकी वैलिडिटी सिर्फ 6 महीने की होती है।
उसके बाद जब भी पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली की मीटिंग होती है तो विद इन 6 वीक्स आपको इसको एक्ट बनवाना होता है। यहाँ पर हमने आपको ये समझा दिया। नेक्स्ट वी हैव व्हाट आर जियो टेक्सटाइल्स। ऊपर की कहानी क्या है, ये एक टाइप का एक बोरे के टाइप का होता है ना, आप लोगों ने बोरा देखा होगा, गनी बैग जो होता है उस टाइप का एक लेयर का होता है। इसको यूज़ करते हैं सड़क वगैरह के ऊपर या फिर ये डैम वगैरह के ऊपर और सैंड ड्यून्स वगैरह जो होते हैं, रेत के जो टीले होते हैं उनके ऊपर, ताकि उसका इरोजन ना हो सके। इसके बारे में हम जानते हैं, आपको फ़ोटो में सब कुछ दिखाऊंगा बड़े अच्छे से, आपको सब अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो चलो मैं एक बार एक काम करता हूँ, पहले ना आपको फ़ोटो दिखा देता हूँ। ये देखो, ये होती है कोयर जियो टेक्सटाइल जो होती है ना, इस तरीके से रोल के अंदर आती है। इसको बिछा देते हैं तो इससे क्या होता है, ये देखो देख रहे हो ना, ये ऊपर जो बिछा रखी है रेत का जो इरोजन वगैरह होता है ये रुक जाता है। ये देखो यहाँ पे कोई पॉन्ड वगैरह है उसके पास में जो रेत का इरोजन है इससे वो रुक जाता है। फिर ये नेचुरल होती है, नेचुरल फाइबर होता है, तो इससे बेनिफिट भी बहुत सारे होते होंगे। ठीक है, तो ऑलराइट, जो नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी है ना, NRIDA, उन्होंने अनाउंस किया था कि जो एक कोयर जियो टेक्सटाइल्स है ना, इनका यूज़ ये लोग रूरल एरिया, जो ग्रामीण क्षेत्र की जो सड़कें हैं ना उनको बनाने में करेंगे। जो किस स्कीम के अंडर है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना थर्ड लेवल, थर्ड फेज़ जो उसका, थर्ड पार्ट, फेज़ नहीं, थर्ड थर्ड सीज़न बोले हैं, थर्ड पॉलिसी है, थर्ड टाइम आई है ये। तो कोयर जियो टेक्सटाइल क्या होता है, ये एक 100% नेचुरल फाइबर होता है जो कि एक रिन्यूएबल सोर्स है। देखो ध्यान रहे, क्योंकि कोकोनट हस से बनता है तो रिन्यूएबल हो गया, यानी कि एनवायरनमेंट को हार्म भी नहीं करता है। नेचुरली रेजिस्टेंट टू रोट, यानी कि सड़ता नहीं है। ठीक है, मोल्ड, यानी कि मोल्ड का मतलब होता है सांचे में ढालने की वाली चीज़ है, और मॉइस्चर वगैरह से भी बचा के रखता है। फ्री फ्रॉम एनी माइक्रोबियल अटैक, कोई भी माइक्रोबियल अटैक नहीं होता, तो इसलिए कोई केमिकल ट्रीटमेंट नहीं करना पड़ता। परमिएबल है, यानी कि पानी इसके थ्रू आर पार हो सकता है। नेचुरल है, स्ट्रॉन्ग है, फैब्रिक है, हाई ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी का मतलब है टिकाऊ चीज़ है। बेनिफिट क्या होंगे इसके, देखो, परमिएबल, नेचुरल और स्ट्रॉन्ग फैब्रिक है, हाई ड्यूरेबिलिटी है। ठीक है, लैंड सरफेस को प्रोटेक्ट करता है, वेजिटेशन को अलाउ करता है क्विकली, टोटली बायोडिग्रेडेबल है, सॉइल की स्टेबिलिटी में हेल्प करता है, डिसिपेट द एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर, यानी कि जो पानी का तेज बहाव होता है ना उसको डिसिपेट यानी कि कम कर देता है, और एब्जॉर्ब कर लेता है एक्सेस सोलर रेडिएशन होती है उसको। जियो टेक्सटाइल क्या होते हैं, परमिएबल फैब्रिक होते हैं, व्हेन यूज्ड इन एसोसिएशन विद सॉइल हैव द एबिलिटी टू सेपरेट, फिल्टर, रीइंफोर्स, प्रोटेक्ट और ड्रेन। टिपिकली पॉलीप्रोपाइलिन और पॉलिस्टर से बना होता है। अब इसकी एप्लीकेशन क्या होती है, बहुत सारे सिविल इंजीनियरिंग में इसको यूज़ किया था, मैं आपको फ़ोटो में भी दिखाऊंगा। और सड़क के ऊपर, एयरफील्ड में, रेल रोड में, एम्बैंकमेंट्स, डैम वगैरह, रिटेनिंग के स्ट्रक्चर, रिजर्वोयर हो गए, कैनाल, डैम, बैंक की प्रोटेक्शन, और कोस्टल इंजीनियरिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन साइट वगैरह हो गया, जियो ट्यूब वगैरह टाइप की चीज़ें हर जगह पे यूज़ किया जाता है। ऑल्सो यूज फॉर सैंड ड्यून आर्बरिंग टू प्रोटेक्ट द अपलैंड कोस्टल प्रॉपर्टी फ्रॉम स्टॉर्म सर्ज और वेव एक्शन एंड फ्लडिंग, यानी कि जो रेत के टीले होते हैं ना उनसे के ऊपर लगा देता है कि स्टॉर्म वगैरह जो आता है, सैंड स्टॉर्म, उसमें वो धूल मिट्टी ना उड़े, उसका इरोजन ना हो। यूज़ फॉर मैटिंग टू स्टेबलाइज फ्लो इन स्ट्रीम चैनल्स एंड स्वाल्स। स्ट्रीम चैनल आपको पता होगा ना, पानी का बहाव होता है। स्वाल मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो इस तरीके से, ये जो होते हैं ना ये स्वाल बोलते हैं, ये दो साइड का अपर एरिया है, बीच में जो एरिया है ना नीचे वाला, इसको स्वाल बोलते हैं, दो साइड से अपर होता है। यहाँ पर ये क्या होता है कि इरोजन वगैरह उस पर बचा के रखता है। ये देखो यहाँ नीचे का बहाव है और ये ऊपर से है, वाटर स्ट्रीम के कारण जो स्वाल वगैरह ना इसमें नुकसान नहीं होने देता। ऑलराइट, अब इसके फीचर्स क्या हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में जान लेते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना थर्ड स्कीम जो है, ये 1,25,000 किलोमीटर का रोड जो है ना वो बनाएगी स्टेट्स के अंदर। और इसमें कंसोलिडेशन होगा, थोरो रूट्स, मेजर रूरल लिंक्स कनेक्टिंग हैबिटेशंस टू ग्रामीण एग्रीकल्चरल मार्केट्स, हायर सेकेंडरी स्कूल्स, हॉस्पिटल वगैरह इन सबको कनेक्ट करेगी। फंड जो है वो 60-40 शेयर करेगा, सेंटर देगा 60%, स्टेट देगा 40%, लेकिन कुछ स्टेट्स, 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट प्लस हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, जहाँ पर पहाड़ी इलाका ज़्यादा है, वहाँ पर सेंटर देगा 90% अमाउंट और स्टेट देगा 10% अमाउंट। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंदर टोटल अभी 5,99,000 किलोमीटर की रोड लेंथ जो है वो कंस्ट्रक्ट की जा चुकी है इस स्कीम के अंदर। कब से, अप्रैल 2019 से, जिसमें प्रधानमंत्री अप्रैल 2019 तक
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 1, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2 और रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जो कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एरिया के अंदर है, इन सब का मिला के 5,99,000 किलोमीटर की जो रोड है वो की जा चुकी है। एक पॉइंट हमारा शायद रह गया था इसके अंदर, हाँ। दे कैन इम्प्रूव सॉइल स्ट्रेंथ एट ए लोअर कॉस्ट दैन कन्वेंशनल सॉइल नेलिंग। सॉइल नेलिंग मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने आप लोगों के लिए इसमें फ़ोटो सेव की थी, ये देखो, ये होती है सॉइल नेलिंग। जब आप लोग कभी पहाड़ी इलाके में जाओगे ना, कभी उत्तराखंड वगैरह, हिमाचल प्रदेश वगैरह, तो आपको दिखा देगा पहाड़ों के ऊपर ना इस तरीके से एक नेट लगा देते हैं ताकि वो लैंडस्लाइड ना हो। नेट लगाने से पहले ना इसमें सॉइल में नेलिंग की जाती है, यानी कि इस तरीके से मशीन में कोई बड़े बड़े रॉड्स अंदर डाले जाते हैं, वो उसको होल्ड कर लेते हैं। होल्ड करने के बाद उसके ऊपर सीमेंट का लेयर लगाया जाता है, यहाँ पे इधर पे सीमेंट का लेयर यहाँ लगता है ताकि फिर इसका इरोजन नहीं होता। बहुत हैवी सीमेंट का लेयर लगता है ऊपर, चाहें तो फिर वो नेट लगा सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि कॉयर जियो टेक्सटाइल लगाने से ना ये वाला जो कन्वेंशनल मेथड ये था, पुराना मेथड ये था, इसकी जगह अगर ये हमारा जियो टेक्सटाइल कॉयर लगाएंगे तो उससे भी फ़ायदा हो सकता है और थोड़ा सा सस्ता भी पड़ता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वांटम एंटेंगलमेंट। एंटेंगलमेंट का मतलब क्या समझते हो आप? जैसे कि दो रबर हैं, रबर बैंड्स हैं, इनको एक दूसरे में से निकाल दोगे तो क्या होगी? एंटेंगल हो गई। एक काइंड ऑफ कनेक्शन, एक काइंड ऑफ बॉन्डिंग, एक अटैचमेंट आप कह सकते हो। तो क्वांटम लेवल के ऊपर, इलेक्ट्रॉन्स के लेवल के ऊपर एक ऐसे एंटेंगलमेंट स्टेट की बात की जा रही है जो कि सेपरेटेड हैं, सेपरेटेड बॉडीज़ हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर हैं, लेकिन क्या इनका एक क्वांटम लेवल के ऊपर इनके इलेक्ट्रॉन्स का आपस में कोई कनेक्शन हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, ऑप्टिकल सेंस के अंदर? इसी के लिए जो रिसर्चर्स हैं कोलकाता के, उन्होंने एक प्रोटोकॉल डिफाइन किया है। ठीक है, वो प्रोटोकॉल क्या है? वो एक थ्योरेटिकल आइडिया के ऊपर बेस्ड है। फाइन ग्रेन अनसर्टेनिटी रिलेशन, अनसर्टेन रिलेशन है क्वांटम स्टीयरिंग, क्वांटम मूवमेंट का। ऑल ऑप्टिकल सेट, यानी कि लाइट बेस्ड ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। ये प्रीलिम्स का ही क्वेश्चन आएगा, ऐसा क्वेश्चन मेंस में नहीं बन सकता। ठीक है, इसमें ये पूछ रहा था बेटा बेरियम बोरेट क्रिस्टल के थ्रू इसकी जो लेज़र लाइट थी ना, वो बीटा बोरियम बोरेट के थी, बीबीओ क्रिस्टल्स थे, नॉन लीनियर ऑप्टिकल क्रिस्टल यूज्ड एज लेज़र क्रिस्टल। इसकी ना मैं आपको इन्होंने वीडियो दे रखी है नीचे इसी के अंदर न्यूज़ में, ये मैं आपको वीडियो भी प्ले करके दिखा देता हूँ फुल स्क्रीन के ऊपर, तो आपको थोड़ा सा और समझ में आएगा। बेसिकली बात की जा रही है कि टू ऑब्जेक्ट्स विच आर नॉट विजिबली कनेक्टेड टू ईच अदर appears to have a kind of connection or entanglement in the sense of light। वैदिक पुराण शास्त्रों में हम जिसको बोलते हैं कि सारे के सारे कॉन्शियसनेस, चेतना से कनेक्टेड हैं, तो उसी चीज़ की बात की जा रही है कि उन्होंने कुछ ऐसा प्रोटोकॉल सेटअप किया है कि लाइट के थ्रू इनकी कनेक्शन को क्या हम रीड कर सकते हैं, उसी के बारे में बात की जा रही है। तो एक बार आप लोग इसकी वीडियो देख लो, 1-2 मिनट की है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, आपको थोड़ा और बेटर आइडिया लग जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में पढ़ते हैं। The quantum world is a spooky place. A lot of that spookiness is due to something called entanglement. That's when two particles become mysteriously linked. When you measure some property, like spin, of one particle, you automatically know what the spin of its partner will be, even if that other particle is on the opposite side of the universe. Weird, right? Let's break it down. Imagine each particle is a coin. Spin those coins on a table. Will they land heads or tails? You don't know. Similarly, a particle's spin is a mystery until you measure it. Now, let's assume these coins become entangled. They're still spinning. Finally, one lands. You see that it's heads. Now, you know that the other coin, whenever it lands, will be tails. Guaranteed. The coins, or particles, aren't communicating. One doesn't call up the other one and tell it to land tails. Instead, they're like two parts of a whole, with a shared history and a mysterious, inexplicable cosmic connection. That's the magic of quantum entanglement. Physicists have been exploring how to use entangled particles to build powerful quantum computers and unbreakable ciphers. But now, some scientists think that such a long-distance connection has more fundamental importance. Quantum entanglement may serve as the thread that stitches space together. Researchers studying mathematical models of the universe have found that cutting the link between previously entangled particles is like tearing apart the fabric of space-time. So entanglement, a concept Einstein strongly disliked, may actually be the key to making his general theory of relativity jive with quantum theory.
ऑल राइट, आई होप ये आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। हमारा इसमें जो लेंदी वाले जो न्यूज़ है उसमें जो लास्ट टॉपिक है वो, इसके बाद हम लोग फैक्ट्स और प्रीलिम्स पढ़ेंगे छोटे छोटे दो। लास्ट इसमें हमारा टॉपिक है प्रिजर्वेशन ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट आपको पता ही होंगे, अगर आप लोग इंडिया का मैप थोड़ा भी जानते हो तो ये पेनिनसुला है, ये इस साइड जो एरिया है ये ईस्टर्न घाट है, क्योंकि यहाँ पर ईस्ट है, यहाँ वेस्ट है, इधर पे वेस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट को हम लोग सह्याद्री भी बोलते हैं, ये आपको वर्ड याद होना चाहिए। तो इनके प्रिजर्वेशन के बारे में कुछ बात की जा रही है, कुछ कमिटीज़ वगैरह सेटअप की गई थी, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन की थी, उस सब के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं क्या चीज़ें। 6 स्टेट्स ने अपना एक कंसर्न बताया है कि इन 6 स्टेट्स जो है ना, 6 स्टेट्स कौन से हैं, केरला, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु। इन्होंने बोला है कि इनके जो इकोनॉमिक सेंसिटिव एरिया बने हैं ना वेस्टर्न घाट के, उनको थोड़ा जल्दी बनाया जाए, एक्सपेडाइट कर बनाया जाए, उसकी नोटिफिकेशन जल्दी निकाली जाए। बैकग्राउंड क्या है, गवर्नमेंट ने एक हाई लेवल वर्किंग ग्रुप बनाया था, चेयरमैनशिप किसकी थी, डॉक्टर कस्तूरी रंगन की, ठीक है ना, जो क्या करेगी, किसके ऊपर रिपोर्ट बनाएगी, कंजर्व एंड प्रोटेक्ट द बायोडाइवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न घाट्स। सह्याद्री के जो बायोडाइवर्सिटी ने उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक रिपोर्ट बनाए, ताकि वहाँ पर सस्टेनेबल और इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो सके उस रीजन की। कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशन की थी, उसमें उन्होंने कुछ जोग्राफिकल एरिया को इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया बनाने की बात की थी। अब इको सेंसिटिव एरिया ईसी होता क्या है, देखो सपोज़ करते हैं ये आपका कोई एक नेशनल पार्क है, ठीक है, इस नेशनल पार्क के 10 किलोमीटर का जो जोन होता है ना, 10 किलोमीटर बियॉन्ड का जो जोन होता है, ये पूरा का पूरा इकोनॉमिकली सेंसिटिव एरिया बोला जाता है इसको। तो उन्होंने यही कहा है, द एरिया विद इन 10 किलोमीटर्स अराउंड द प्रोटेक्टेड एरिया। प्रोटेक्टेड एरिया क्या होता है, नेशनल पार्क हो गया, बायोडाइवर्सिटी सेंचुरी होगी, इसके अराउंड जो 10 किलोमीटर का जोन है ना, इसको हम इकोनॉमिकली सेंसिटिव एरिया बोलेंगे। अब इकोनॉमिक सेंसिटिव एरिया कौन डिफाइन करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट डिफाइन करेगी, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो मिनिस्ट्री है, किसके अंडर कैसे करेगी, कौन सा एक्ट यूज़ करेगी, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट यूज़ करेगी 1986 का। बेसिक एम क्या है, रेगुलेट करें कुछ एक्टिविटीज़ वहाँ के ऊपर, वहाँ पर पोचिंग वगैरह, हंटिंग वगैरह, इन सबको हम प्रिजर्व वो बैन कर दें नेशनल पार्क के अंदर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में। क्यों, टू मिनिमाइज द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ सच एक्टिविटीज़ ऑन द फ्रेजाइल मतलब होता है वीक इकोसिस्टम जो इन प्रोटेक्टेड एरियाज़ का है। ESA डिक्लेयर करने के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मैनेज एंड रेगुलेट द एक्टिविटीज़ अराउंड दीज एरियाज विद द इंटेंशन ऑफ क्रिएटिंग सम काइंड ऑफ शॉक एब्जॉर्बर। देखो शॉक एब्जॉर्बर का मतलब, ओह ये तो बड़ी सही चीज़ बता दी इन्होंने। देखो जैसे एक नेशनल पार्क है, सपोज ये नेशनल पार्क है, इसके अराउंड में हम लोग जो इकोनॉमिक सेंसिटिव एरिया बनाएंगे ना, ये एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करेगा। शॉक एब्जॉर्बर कैसे, इसके बियॉन्ड जो भी एक्टिविटी हो रही, जो भी ह्यूमन एक्टिविटी हो रही होगी ना, उसका इम्पैक्ट इस एरिया तक ही रहेगा, जो हमारा एक्चुअल प्रोटेक्टेड एरिया है वहाँ तक नहीं पहुँचेगा। तो क्या ऐसे शॉक पहुंच सकते हैं इस एरिया में विदाउट एनी कनेक्शन बिटवीन द टू एरियाज, हाँ यही तो हम लोगों ने क्वांटम एंटेंगलमेंट में देखा ऊपर, कि व्हेन टू बॉडीज आर सेपरेटली located at different places, do they have some electronic or some cosmic or some conscious connection in the sense of light। हाँ ये शॉक एब्जॉर्बर एरिया इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि पता है कि ह्यूमन सेटलमेंट का जो इम्पैक्ट होगा वो यहाँ तक ज़रूर पहुँच सकता है किसी न किसी फॉर्म में। एक ट्रांजिशन जोन भी होना चाहिए, ये हाईली प्रोटेक्टेड एरिया है और ये रिलेटिवली लेस प्रोटेक्टेड एरिया है, तो ये ट्रांजिशन जोन है, यानी कि ये जो है ये ह्यूमन सेटलमेंट है और ये प्रोटेक्टेड एरिया, तो इसके बीच में एक ट्रांजिशन जोन होना ही चाहिए, इसलिए इसको ESA को सेटअप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। टू गिव इफेक्ट टू सेक्शन 3 क्लॉज 2 सब क्लॉज 5 ऑफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का, जो रेस्ट्रिक्ट करता है कि ऐसे इंडस्ट्रीज़ और प्रोसेसेस टू कैरी आउट सर्टेन एरियाज टू मेंटेन सर्टेन सेफगार्ड टू ऑपरेट इंडस्ट्रीज़ वगैरह को वहाँ पे लगाने के लिए कुछ वो है रेस्ट्रिक्शंस हैं। अब ये बोल रहे हैं कि गडगिल कमेटी क्या बोलती है, गडगिल कमेटी को कस्तूरी रंगन कमेटी से पहले बनाया गया था, उसकी कुछ लिमिटेड उसकी जो रिपोर्ट वगैरह थी उसके बाद उसमें चेंजेस करके कस्तूरी रंगन कमेटी को अभी बात की जा रही है। ये डिफाइन करता था बाउंड्री वेस्टर्न घाट की फॉर द पर्पस ऑफ इकोलॉजिकल मैनेजमेंट। इन्होंने प्रपोज किया था कि पूरे के पूरे एंटायर एरिया को ही आप इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर कर दो, और विद इन दिस एरिया स्मॉल रीजन्स को उन्होंने आइडेंटिफाई करने की बात की थी, जिसमें कहा था कि ES जोड़ 1, 2 और 3 इस तरीके से आप उनकी जो नेचर ऑफ थ्रेट है, जो जितना ज़्यादा हार्मफुल है उसको 1, 2, 3 ऐसे कैटेगराइज करके बना दो। इन्होंने बोला था कि एक डिवाइड करो एरिया को 2020 ग्रिड्स के अंदर, जिसमें 75% जो ESZ मतलब इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन 1 में डालो, 2 में डालो, और जो पहले के प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं ना एग्जिस्टिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेचुरल पार्क से, उन सबको बेसिकली पहले इसमें डालो। कमेटी ने प्रपोज किया था कि जो वेस्टर्न घाट की इकोलॉजिकल अथॉरिटी है ना वो बननी चाहिए, जो रेगुलेट करेगी, यहाँ के कानून बनाएगी, यहाँ की रिपोर्टिंग वगैरह करेगी, एनालिसिस करेगी, उसके लिए एक रेगुलेटिंग अथॉरिटी बननी चाहिए। अब कस्तूरी रंगन कमेटी को क्यों सेटअप किया, जब गडगिल कमेटी की रिपोर्ट थी तो इन जो 6 कंसर्न स्टेट्स थे ना, उन्होंने गडगिल कमेटी की जो रिपोर्ट थी ना उससे इतना एग्री नहीं किया, जो कि अगस्त 2011 में आई थी। अगस्त 2012 के अंदर एनवायरनमेंट मिनिस्टर ने एक हाई लेवल वर्किंग कमेटी सेटअप की
जो एग्जामिन करेगी गडगिल कमेटी की रिपोर्ट को एक हॉलिस्टिक और मल्टीडिसिप्लिनरी फैशन में इन द लाइट ऑफ रिस्पॉन्स जो कि इन 6 स्टेट्स ने अपना सेंट्रल मिनिस्टर के साथ रिपोर्ट दी थी उसके रिगार्डिंग। कस्तूरी रंगन कमेटी ने बोला कि सिर्फ 37% जो वेस्टर्न एरिया का घाट है ना, वेस्टर्न घाट का जो एरिया है उसको आप इकोनॉमिकल सेंसिटिव एरिया या फिर इकोनॉमिकल सेंसिटिव जोन में डिक्लेयर कर दो, रादर देन जो 64% गडगिल कमेटी ने सजेस्ट किया था। इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, ये बोला कस्तूरी रंगन कमेटी ने। कस्तूरी रंगन कमेटी ने और क्या बताया था, उन्होंने कहा कि माइनिंग के ऊपर बैन होना चाहिए। क्वेरिंग मतलब ये खनन वगैरह के काम, सैंड माइनिंग वगैरह। क्वेरिंग का मतलब होता है कि वहाँ की एक जगह की जो बायोडाइवर्सिटी जो सैंड वगैरह तो उसको उठा के लेके जाना दूसरी जगह, और माइनिंग करने का मतलब सिर्फ खोदना होता है, ले जाना नहीं होता। तो क्वेरिंग का मतलब सारे सामान को शिफ्ट कर देना उस जगह से, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को चेंज कर देना। कोई थर्मल पावर प्रोजेक्ट नहीं लगाओगे, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगा सकते हो लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शन के साथ। पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ के ऊपर प्रॉपर बैन होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन साइट्स वगैरह जो वो 20,000 स्क्वायर मीटर यानी कि 20 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में होनी चाहिए, अलाउ होनी चाहिए। टाउनशिप को आप बैन कर दो। फॉरेस्ट का डाइवर्जन होना चाहिए, उसमें कुछ सेफ गार्ड ज़्यादा होने चाहिए। अब वेस्टर्न घाट्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है। वेस्टर्न घाट्स होते हैं एक्सटेंसिव रीजन है, 6 स्टेट्स में फैला हुआ, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मैं आपको पहले बता चुका, हमारे पास इंडिया में 38 साइट्स हैं, ठीक है। रिसेंटली जो ऐड हुई थी वो जयपुर सिटी हुई थी, 2 ही सिटी हमारे पास, अहमदाबाद और जयपुर अभी तक उसमें। वन ऑफ द 8 हॉटेस्ट हॉटस्पॉट्स हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के वर्ल्ड के अंदर, ये मैं आपको 8 नाम अभी दिखाऊंगा। अकॉर्डिंग टू यूनेस्को जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो हिमालय से भी ज़्यादा पुराने, क्योंकि आपको पता है गोंडवाना लैंड जो सड़क के जो गया था यूरेशियन प्लेट से टकराया था, तो यहाँ पर टकराने के बाद यहाँ हिमालयस बने थे, लेकिन वेस्टर्न घाट तो यहाँ पर पहले से अवेलेबल थे ना। ये तो आपने की ज्योग्राफी पढ़ी ली होगी, स्टैटिक बेसिक आइडिया तो आपको होगा ही। इंडिया के मानसून वेदर पैटर्न्स को भी कंट्रोल करने में, रेगुलेट करने में बहुत हेल्प करता है, स्पेशली समर के बाद जो मानसून आता है। उसी के साथ आता है हमारा ईस्टर्न घाट, जो कि कौन से स्टेट से रन करता है, ओडिशा से लेके आंध्र प्रदेश, फिर कुछ पार्ट तमिलनाडु का और फिर कुछ पार्ट कर्नाटका का भी है। दे आर इरोडेड और कट किसी के थ्रू। अब जो हमारा वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट होता है ना, यहाँ पर 4 रिवर्स की बात इन्होंने की है, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी। ये 4 रिवर जो है बेसिकली पेनिनसुलर में ईस्टर्न घाट की तरफ जाती हैं। वेस्टर्न घाट में आउटसाइड में कौन सी रिवर जाती है, नर्मदा और तापी। और राइट, प्रीलिम्स का लिंक देख लेते हैं एक बार हम लोग। ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन पूछा उसने ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट का। वेस्टर्न घाट के 6 स्टेट्स वही जिन्होंने ऊपर अपना कंसर्न दिखाया था। ईस्टर्न घाट का हम लोगों ने बता दिया, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और क्या बताया था मैं खुद ही भूल गया बताते सम पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, ठीक है। अगला क्या है, इंपॉर्टेंट प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज़ इस रीजन में कौन से हैं, एंडेमिक स्पीशीज़ इस रीजन के कौन से हैं, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। अरे थोड़ा सा हैंग हो गया, देखो भाई थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। कुछ इंसेक्ट्स वगैरह की बात की गई है यहाँ पर, ठीक है। 6000 के आसपास इंसेक्ट्स मिलते हैं वेस्टर्न घाट की बटरफ्लाई के अंदर। ये इनकी फ़ोटोज़ देख लो आप, सारे नाम याद करना ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे हैं, कैसे करोगे सारे के सारे, बस एक नज़र आपको ज़रूर मार लो। यहाँ पर 508 टाइप की बर्ड स्पीशीज़ मिलती हैं। कर्नाटका के अंदर 500 स्पीशीज़ हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप के नाम भी बड़े अजीब अजीब, नीलगिरी वुड पिजन, वाइट बेलीड शॉर्ट विंग, ब्रॉड टेल ग्रासफिड, इतने तो नाम कभी याद नहीं कर पाओगे, जस्ट एक आइडिया होना चाहिए, रफ आइडिया। फ़िश मिलती हैं, 288 फ्रेश वाटर फिश स्पीसीज़ है यहाँ पर। और ये क्रोकोडाइल है, ये एक ब्लू फ्रॉग हो गया, ये ग्रीन फ्रॉग, एक टाइप ऑफ स्नेक है, ये टाइप ऑफ फिश है। एम्फीबियंस होते हैं ये। कुछ रेप्टाइल्स भी मिलते हैं यहाँ पर, जैसे टाइगर मिलता है, ये अजीब टाइप के लंगूर टाइप के कुछ बंदर हैं, हाथी है, और ये नीलगिरी गोट है आई थिंक। ये सब चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। इसी के अंदर इन्होंने एंडेमिक स्पीशीज़ की भी बात की हुई है, जैसे मैमल्स के अंदर 16 एंडेमिक मैमल्स होते हैं, जिसमें 13 जो है थ्रेटेंड है। कौन से थ्रेटेंड है, नीलगिरी ताहार, बंगाल टाइगर, इंडियन एलिफेंट, ये सारे के सारे एंडेमिक हैं इसके अंदर, ठीक है। और रेप्टाइल में कौन से एंडेमिक आ जाते हैं, कुछ एंडेमिक है जो जैसे कि विजय चेल सिल्वाटिका, कुछ अजीब सी चीज़ें। लिजर्ड्स हैं जैसे सलिया, रिस्तेला, कास्तेला, अरे सलिया, रिस्तेला, कास्तेला। एम्फीबियंस हैं, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ एंडेमिक हैं। रेन फॉरेस्ट माउंटेन्स को जो एंडेंजर्ड फ्रॉग था वो 2003 में डिस्कवर किया गया था। तो इस तरीके से सारे के सारे एंडेमिक हैं, या आप विकिपीडिया का पेज देख सकते हो। सारे कभी याद नहीं करने, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक आइडिया होना चाहिए। इंपॉर्टेंट प्लांट्स एनिमल्स मैंने आपको दिखा दिए, एंडेमिक मैंने आपको दिखा दिया। ES से इकोनॉमिक सेंसिटिव एरिया, इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन मैंने ऊपर डिस्कस कर लिया है। डिफरेंस क्या है दोनों कमेटी के रिकमेंडेशन के अंदर, ये आपको मैं ऊपर डिस्कस दिखा चुका हूँ। पहले वाले ने एक मेजर डिफरेंस ये है कि पहले वाले ने 64% बोला था, दूसरे वाले ने कहा कि भैया 37% कर दो, काफ़ी है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या होती है, यूनेस्को डिक्लेयर करता है, कल्चरल होती है, नेचुरल होती है, मिक्स होती है। इंडिया में 38 है, वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी हैं, सबसे ज़्यादा इंडिया में वर्ल्ड में चाइना और इटली की है, दोनों की 55 है। एशिया के अंदर इंडिया की सेकंड नंबर पे है, चाइना की सबसे ज़्यादा है। एशिया में सिर्फ 2 कंट्रीज़ चाइना और इंडिया की सबसे ज़्यादा, बाकी जो मेजर है वो यूरोपियन कंट्रीज़ की हैं। इंडिया में 30 नेचुरल हैं, 7 कल्चरल हैं और
नहीं नहीं, 30 कल्चरल हैं, 7 नेचुरल हैं और 1 मिक्स साइट है। जयपुर और अहमदाबाद 2 सिटीज़ हैं, लेटेस्ट जो है वो जयपुर थी। अब वो बोल रहा है कि हॉटेस्ट हॉटस्पॉट जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के वो क्या होते हैं। इंपॉर्टेंट रिवर पासिस माउंटेन रेंज, ये मैं माउंटेन रेंज और टॉलेस्ट पीक मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। रिवर आप लोगों ने देख ली हैगी, उसमें क्या कहते हैं, वेस्टर्न घाट में नर्मदा आ जाती है गुजरात के अंदर, ये गुजरात महाराष्ट्र वाले एरिया के अंदर, और ईस्टर्न की साइड कृष्णा, कावेरी, गोदावरी वगैरह आ जाती हैगी। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट्स और टॉलेस्ट पीक मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो पीक्स हैं, हाईएस्ट पीक जो वेस्टर्न घाट के अंदर अनामुडी हिल है, ठीक है, ये हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट की, इसकी हाइट 2695 है, ये आपको खैर याद होनी चाहिए, मालूम होना चाहिए। मेसापुलिमला ये केरला के अंदर है। नीलगिरीज तो आपको पता ही है वेस्टर्न घाट के अंदर है। शोला ग्रासलैंड्स भी है वहाँ पे, वेगामॉन हिल्स भी है और कोडाचरी हिल्स भी है। टॉलेस्ट पीक जो है वो हमारी अनामुडी है। और जो 8 हॉटस्पॉट्स हैं, हॉटेस्ट हॉटस्पॉट वर्ल्ड के, वो हैं मेडागास्कर, आपको पता होगा आइलैंड नेशन है, इसमें इंडियन ओशन के, अरेबियन सी के उधर पर नीचे पड़ता है, अफ्रीकन की साइड। फिलीपींस आपको पता है कि पैसिफिक ओशन में पड़ता है। सुंडालैंड है साउथ ईस्ट एशिया में, ब्राज़ील का अटलांटिक फॉरेस्ट, कैरेबियन आपको पता है, इंडो बर्मा आपको पता है, बर्मा तो म्यांमार को बोलते थे पहले, वेस्टर्न घाट हो गया, श्रीलंका हो गया, ईस्टर्न आर्क हो गया, कोस्टल फॉरेस्ट हो गया तंजानिया के, केन्या के। तो ये हमारे हॉटस्पॉट्स वगैरह हैं सारे के सारे। अब हम लोग चलते हैं फैक्ट्स और प्रीलिम्स पे। फैक्ट्स और प्रीलिम्स के अंदर इन्होंने शायद ये टाइटल जो है गलत डाल दिया है, जीएस पेपर 1 नहीं है, टाइटल यहाँ पे आएगा फैक्ट्स और प्रीलिम्स। पहली न्यूज़ है छोटी सी, टेक्सटाइल कमेटी क्या होती है, स्टैट्यूटरी बॉडी, यानी कि पार्लियामेंट के अंदर कानून पास करके बनाई गई है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होती है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऑलरेडी मैंशनड होती है, जैसे इलेक्शन कमीशन हो गया, ठीक है, और यूपीएससी हो गया। स्टैट्यूटरी बॉडी 1963 में बनी थी, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के अंदर आती है। काम क्या होता है इसका, काम यही होता है क्वालिटी ऑफ टेक्सटाइल्स देखती है, उसकी मशीनरी वगैरह को ध्यान रखती है, कितना एक्सपोर्ट होना है कितना इंपोर्ट हो रहा है वो ध्यान रखते हैं, इंपॉर्टेंट फंक्शन है। उनकी टेस्टिंग करते हैं, उनकी मशीनरी को देखते हैं, उनका इंस्पेक्शन होता है, उनका एग्जामिनेशन होता है। ये टेक्सटाइल कमेटी का काम होता है। इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो है वो 22 मई को मनाया जाता है, इसलिए ताकि हम लोग अब थोड़े अवेयर हो जाए, अंडरस्टैंड करें हमारे जो बायोडाइवर्सिटी के इशूज़ हैं। थीम जो इस साल की 2020 की थी वो थी आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। पहले जो है ये 1992 से स्टार्ट हुआ था, पहले ये 29 दिसंबर को मनाया जाता था 2000 से सन 2000 तक, 1993 से 2000 तक। क्यों? क्योंकि 29 दिसंबर को इसका जो कन्वेंशन था ना वो स्टार्ट हुआ था, लेकिन 22 मई के लिए इसको बाद में शिफ्ट कर दिया गया था कि 22 मई को इस कन्वेंशन को हम लोगों ने अडॉप्ट कर लिया था। कहाँ पर? रियो अर्थ समिट में। रियो कहाँ है? ब्राज़ील में। इसी के साथ ही सारा ख़त्म होता है। विजन के इंटरनेशनल रिलेशन की वीडियो अपलोड हो चुकी है, वो ज़रूर देख लेना, मुझे ज़रूर बताना फीडबैक कैसी लग रही है, कुछ चेंजेस करने हो, अपडेट करना हो और एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। कुछ तो कमेंट किया करो यार, तुम लोग ना कमेंट कम करते हो, मुझे वो बात नहीं, मुझे पता चलना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे समझ में आ रहा है, कहाँ समझ में नहीं आ रहा, उसके लिए कमेंट कर दिया करो ताकि मेरे तक हमारा कनेक्शन बना रहे एक। ओके, थैंक यू, बाय बाय।